गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार केल्विन में। तो जैसे आप सभी को पता है, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आपको एमसीक्यूज करा रहे हैं, असर्शन रीजन करा रहे हैं, केस स्टडीज करा रहे हैं। तो आज समय है, आज दिन है चैप्टर नंबर 2 का बिजनेस स्टडीज, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सारे एमसीक्यू खत्म, जिसके अंदर आपके छोटे से लेके बड़े से बड़े तक एमसीक्यू हम कराएंगे, इजी से लेके टिपिकल तक एमसीक्यू हम कराएंगे। बट हमारे साथ करने में आपको यह फायदा है कि आपको टिपिकल एमसीक्यू भी लगेगा कि ये बहुत इजी एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले करेंगे इसके एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स अनदर। Which principle of management is being highlighted? क्या कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को अपनी कमिटमेंट्स पे रहना है, दोनों को अपनी कमिटमेंट्स पर रहना है। अगर आपने कमिट कर दिया कि आई विल कम एट 9 AM, तो आपको 9 बजे आना है। आपने कहा कि हाँ मैं ये काम 1 घंटे में कर दूंगा, तो आपको वो काम 1 घंटे में करना है। अगर आपने कमिट कर दिया तो आपको करना है, ये नहीं टालम टूली कि भाई उसने नहीं किया, मैंने कर दिया उसने नहीं किया, ऐसा नहीं। तो आपको अपनी कमिटमेंट्स पर रहना है। कमिटमेंट के बारे में कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा प्रिंसिपल है ये? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कहा गया है कि इन चारों ऑप्शन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। आंसर हो जाएगा आपका डिसिप्लिन। बट हमें क्या करना होता है? हमें चारों ऑप्शन को समझना होता है। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है हमें अगर किसी को अथॉरिटी देनी है तो उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, या अगर हमें किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी है तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी है। अब जैसे मैंने कहा किसी से कि भाई तुम चाय बनाओ हमारे लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई चाय बनाना। अब उसको थोड़ी अथॉरिटी भी तो दो कि भाई वो अपने हिसाब से चीनी, अपने हिसाब से पत्ती, अपने हिसाब से दूध डाल ले। तो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कमिटमेंट्स की बात नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो सिंपल कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस। ये बॉस है और ये इसका सबऑर्डिनेट है। तो क्या होना चाहिए? ये जो सबऑर्डिनेट है इस बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा और इसी को जो है रिपोर्ट करेगा। तो देयर शुड बी नो केओस, नो कंफ्यूजन बिटवीन द ऑर्डर एंड रिपोर्टिंग। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क कहता है एक बड़े काम को आप छोटे भागों में बांट दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा? एक बंदा एक ही तरह का काम करेगा, और जब बार बार वो एक ही तरह का काम करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। अब जब स्पेशलाइज हो गया तो आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, आपकी कॉस्ट कम लगेगी तो आपके रिसोर्सेज भी कम लगेंगी, और एक्सीडेंट फ्री वर्क होगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में कम पैसे में जल्दी काम हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना कौन सा प्रिंसिपल कहता है? अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करो, टाइम पर करो, जो तुमने कमिट किया है उस पर काम करो, उस कमिटमेंट को पूरा करो, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए, 4 प्रिंसिपल हमने आपको बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डिग्री ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और इट्स डिस्पर्सल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंटरप्राइज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिव इनफ फ्रीडम टू मैनेजर टू एडजस्ट एज पर द सिचुएशन। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात कही गई है। Which characteristic of principles of management indicated in the given statement? वो पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक, इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दर्शाई गई है। अब ये कह क्या रही है? स्टेटमेंट क्या है कि भाई स्टेटमेंट कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी,
अथॉरिटी को आप या तो एक ही जगह रख ले, एक हाथ में रख ले, या फिर उन अथॉरिटी को थोड़ा थोड़ा बांट दे। ये डिपेंड करता है एंटरप्राइज के ऊपर। अगर बड़ा एंटरप्राइज है जिसमें 100-200 लोग हैं तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर 4-5 लोगों का एंटरप्राइज है, एक छोटी हलवाई की दुकान है, तो वहां पर आप अपने हाथ में रख सकते हैं सारा, ज्यादातर चीजें आप अपने हाथ में रख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिव इनफ फ्रीडम टू मैनेजर एज पर द सिचुएशन, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको कब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। और हो सकता है सारे अप्लाई करने हो सकता है एक या दो अप्लाई करने हो सकता है कोई एक या दो में से भी कोई एक अच्छा हो तो आपको वही अप्लाई करना हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। अब जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होता है, आपको सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करने हैं और जितने हैं उतने ही अप्लाई करने हैं, तो वो बड़े रिजिड होते हैं। बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर कि वो किस सिचुएशन में, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कैसा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। तो ये कौन सी विशेषता है कि भाई वो एडजस्ट हो रहा है एज पर द सिचुएशन, तो वो तो फ्लेक्सिबल हुआ। इसका मतलब फ्लेक्सिबल कह लो या फिर डायनामिक कह लो। तो इसके अंदर देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन अगर होगा तो वो आंसर हो जाएगा हमारा बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है, ये होता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। तो ये बिहेवियरल होते हैं क्योंकि ये डेवलप किए गए हैं नजर में रखते हुए ह्यूमन बीइंग्स को। क्योंकि मैनेजमेंट किसका करना है, मैक्सिमम मैनेजमेंट इंसानों का करना है, इंसानों को मैनेज करना है, मैन को मैनेज करना है। तो आंसर हमारा ये रहा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इज द आंसर। बट 4 ऑप्शन चेक करने हैं हमें। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये भी बात सही है। जनरल गाइडलाइंस, ये भी बात सही है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है परवेसिव। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई हो जाते हैं। बट रिजिड नहीं है कि सारे के सारे होंगे या एक या दो जरूर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एज पर द सिचुएशन आप अपने आप कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में कहा गया था कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सा फीचर है, तो उसका फीचर है फ्लेक्सिबल। क्योंकि आप अपने दिमाग के ऊपर है, आपको जरूरत महसूस हो रही है सिर्फ एक प्रिंसिपल लगाने की तो एक लगाइए, 4 की हो रही है तो 4 लगाइए, नहीं हो रही है तो मत लगाइए, सिंपल। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेजर ऑफ जेरी लिमिटेड डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी of employees on the achievement of target production, which management principle is being violated। अब हमने पहला ही पढ़ा था, पहला हमने क्या पढ़ा था, आपको अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर, आपको अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर 100% पूरा करना है, उनको पूरा फुलफिल करना है। बट यहां पर क्या हुआ, एक मैनेजर था जेरी लिमिटेड का, उसने क्या किया, अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। कमिटमेंट को या फिर कहूं मैं प्रॉमिस को पूरा ना करना इज वेरी बैड। और इसके अंदर उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, हमने कहा था कमिटमेंट्स को आपको पूरा करना है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, उसने उसको पूरा नहीं किया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आंसर तो हमारा ये रहा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बट और भी देख लेते हैं इनके मतलब क्या क्या होते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपने टीम वर्क में काम करना है, अगर टीम वर्क में काम नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी, आपकी भी और कंपनी की भी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि भाई मैन एंड मटेरियल दोनों की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपका प्रिंसिपल एक ऑफिस में बैठते हैं, आपकी टीचर स्टाफ रूम में बैठती हैं, किस टाइम पे कहाँ मिलेंगी आपको ये भी पता होता है, कौन सा। ठीक, तो ऑर्डर की बात नहीं की गई यहाँ पर। इक्विटी का मतलब होता है इक्वेलिटी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो बात क्या हुई है, बात प्रॉमिस तोड़ने की हुई है, प्रॉमिस तोड़ने की बात हुई है, तो वो प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है जी, चले आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सी। आंसर इज सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी। अब पहले तो ये समझते हैं वर्क स्टडी क्या होता है। देखिए जी,
एक थे साहब हमारे टेलर, इनका नाम था FW टेलर। इन्होंने दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या है? ये फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे और इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उसी में से एक टेक्निक है वर्क स्टडी। अब ये वर्क स्टडी होता क्या है? बेसिकली वर्क स्टडी के अंदर 4 टेक्निक्स आती हैं। वर्क स्टडी के अंदर 4 टेक्निक आती हैं। कौन कौन सी? जैसे लिखी है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, और आता है इसके अंदर फटीग स्टडी। तो आंसर हमारा यही हो गया। हमने आपको बता दिया कि भाई वर्क स्टडी के अंदर कितनी स्टडीज आती है? 4 स्टडी आती है, मेथड, मोशन, टाइम और फटीग। तो मेथड है, मोशन है, फंक्शनल स्टडी हमने कहीं लिखी नहीं, तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा फंक्शनल स्टडी। और टाइम स्टडी भी होती है, तो यहाँ पर फटीग स्टडी नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। बट हमें क्या करना है? हमें चारों ऑप्शन को चेक करना है होते क्या क्या है ये। मेथड स्टडी का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड ही होता है। टेलर ने कहा कि किसी भी काम को करने का सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट मेथड है, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं करेगा। इससे हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होगा। मोशन स्टडी क्या कहता है? मोशन स्टडी कहता है जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं काम में, उन सबको रिमूव कर दो। रिमूव ऑल अननेसेसरी मूवमेंट्स। टाइम स्टडी क्या कहता है? टाइम स्टडी कहता है किसी भी चीज को बनाने का एक आइडियल टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए टेलर ने कहा कि इस पेन को बनाना है 15 मिनट में, तो ये आइडियल टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कम हो गया तो ठीक, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको अपना काम आइडियल टाइम के अंदर अंदर पूरा करना है। तो इन सब के मतलब ये होते हैं। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा सी है ही। बाकी हमने बाकी ऑप्शन भी देख लिया। अब देखिए, एक चीज से आपकी 3 चीजें क्लियर हो गई। फंक्शनल स्टडी कोई चीज नहीं होती, तो ये हमारी 3 टॉपिक यहीं पर क्लियर हो गए। अभी 4th क्वेश्चन पर पहुंचे और कितने सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रिंसिपल प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन? कौन सा प्रिंसिपल आपका डुअल सबऑर्डिनेशन से रोकता है? देखिए जी, एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का एक प्रिंसिपल है जो क्या कहता है? देयर इज ओनली वन बॉस। कितने बॉस? 1 बॉस। एक बॉस है और एक एम्प्लॉय है। चलो इसको मान लेते हैं सबऑर्डिनेट, बोल दो इसको सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या कहता है ये वाला प्रिंसिपल? इस बॉस से हमें ऑर्डर रिसीव करना है और शाम को जाकर के इसी को रिपोर्ट करना है। अब देखिए इसको क्या हुआ, इसका डुअल सबऑर्डिनेशन से ये बच गया, इसको 3 लोगों को रिपोर्ट नहीं करना। तो फेयोल ने कहा जो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, ये कहता है कि आप एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेंगे और उसी को रिपोर्ट करेंगे। इसकी वजह से केओस कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपका आंसर हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का है, ये रहा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है 1 हेड 1 प्लान, यानी कि आपको एक बंदे को, ये सारे लोग, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक बॉस होगा, तो सब लोग उसी को फॉलो करेंगे क्योंकि वो बॉस आपको एक डायरेक्शन में लेके जाएगा। सब लोग एक ही आदमी के पीछे चलेंगे। 1 हेड 1 प्लान, एक ही गोल के पीछे चलेंगे, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक हेड होता है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमने बता दिया था पहले ही, जब हम कमिटमेंट्स और किसकी, प्रॉमिस की बात करते हैं, पूरा करना इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमने ये भी पहले ही पढ़ लिया, देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। चलिए आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। आंसर इज बी, यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फेयोल? अब देखिए हमने आपको एक टेक्निक बताई थी याद रखने का तरीका।
ये है फेयोल। तो F फॉर फेयोल और F फॉर हमने क्या बताया था, F फॉर 14। तो फेयोल के टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं? बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फेयोल के 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं। ये 14 के आसपास फिगर घूमती रहती है, कभी 15, कभी 16, कभी 13, कभी 12। तो याद रख लो F फॉर फेयोल, F फॉर 14। अब नहीं भूलोगे ना, F फॉर फेयोल हो गया और F फॉर 14 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर इज बी, आंसर 14। फेयोल ने कितने प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के? 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स दिए। आंसर इज सी। सॉरी, यहां पर ये आंसर पॉप हो गया गलत, ये आंसर सी नहीं है, आंसर है हमारा बी। आंसर इज बी 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। अब ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, अब आपका मन है इसमें से 10 लगाइए, आपका मन है इसमें से 2 लगाइए, आपका मन है इसमें से 0 लगाइए। और जैसा आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सेंट्रलाइजेशन कीजिए। जैसा आपका मन करे आप उसके अंदर, आपने स्केलर चेन फॉलो कर रहे हैं तो बहुत लंबी चेन भी फॉलो कर सकते हैं, छोटी चेन भी फॉलो कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप उन प्रिंसिपल्स को कैसे मोल्ड कर रहे हैं, कैसे उनको अपनी तरफ झुका रहे हैं, अपने काम के हिसाब से उन चीजों को मोल्ड कर रहे हैं। तो विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड, हमने जब कहा कि आप उसको मोल्ड कर रहे हैं तो ये चीज हो गई फ्लेक्सिबल, इसी को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर इसी को बोलते हैं हम डायनेमिक। वो क्या है? डायनेमिक। सही है। विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है। मेनली बिहेवियरल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम काम किस पे करते हैं? मैनेजमेंट किस पे करते हैं हम, और प्रिंसिपल्स किसके हिसाब से बनते हैं? वो बनते हैं ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, तो इसको बिहेवियरल बोल दिया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या होने से, कौन सा प्रिंसिपल लगाने से उसका क्या इफेक्ट आएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सब जगह पे अप्लाइड होते हैं, बट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल। ठीक, चलिए आंसर इज ए, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोमोट्स टीम स्पिरिट। देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? मैन एंड मटेरियल दोनों की एक प्रॉपर एंड फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, यानी कि आपको कोई परेशानी ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कोई भी अगर आपका एम्प्लॉय न्यू आइडियाज लेकर आए तो आप उनके आइडियाज को वेलकम कीजिए, सुनिए। आप एकदम मत भगा दीजिए, नहीं तुम सबऑर्डिनेट हो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो अगर कोई भी नए आइडियाज आए तो आपको उसको वेलकम करना है। इक्विटी का मतलब है किसी भी तरह का नो पार्शियलिटी, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी, यानी कि नो रेसिज्म और फेवरेटिज्म नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, किसी भी तरह की हम डिफरेंशिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब लोगों को एक समान ट्रीट करना है। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रेसिज्म इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोमोट्स टीम स्पिरिट। हाँ, टीम स्पिरिट की बात है। अब बात करते हैं एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब ही क्या होता है? पहले तो ये सुने, एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जब हम अपना डिटेल्ड कोर्स कर रहे थे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ में हमने एक बूढ़े की कहानी सुनाई थी जिसके 4 बेटे थे, उसने एक एक लकड़ी चारों को दी और कहा तोड़ो, तो उन्होंने तोड़ी, वो टूट गई। बट फिर उस बूढ़े आदमी ने 4-4 लकड़ियां एक बेटे को दी, अब कहा उसको तोड़ो, तो वो नहीं टूटी। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। तो इसी को बोला जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि हमें टीम में काम करना है, हमें इंडिविजुअली काम नहीं करना। मैनेजमेंट जो है ग्रुप एफर्ट है। तो एस्पिरिट डे कॉर्प्स कहता है कि हमें काम टीम में करना है और टीम स्पिरिट को बरकरार रखना है। अगर मेरी एक फुटबॉल टीम है, मेरा गोल लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो 2 आदमी तो लेफ्ट में भाग रहे हैं और 2 राइट में भाग रहे हैं गोल करने के लिए, बट
गोल तो मेरा एक ही लेफ्ट में होगा ना, हम सब लोग उधर ही गोल करेंगे, बट कुछ लोग इधर भी जा रहे हैं, तो फिर ऐसे आप कैसे जीत पाएंगे। तो टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। तो टीम स्पिरिट के बारे में कौन सा प्रिंसिपल बात करता है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 4 प्रिंसिपल्स आपको बता दी, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जो कि बात करता है टीम वर्क की, टीम स्पिरिट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद। अब देखिए यहाँ पर ना फिर से हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, पहले तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक टेलर का प्रिंसिपल है। ये किसका प्रिंसिपल है, टेलर का प्रिंसिपल है। टेलर का प्रिंसिपल क्या कहता है, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब सब लोगों को मिलजुल के एक साथ काम करना है। कोऑपरेशन एक साथ काम करना है, तो दैट इज कॉल्ड टीम वर्क, एक टीम में काम करना है। अब देखिए प्रिंसिपल ने क्या कहा, कोऑपरेशन मतलब मिलजुल के काम करना है, इंडिविजुअलिज्म नॉट इंडिविजुअलिज्म अलग थलग होकर के काम नहीं करना, सब लोगों को मिलजुल कर टीम में काम करना है। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है कि भाई कंपटीशन मत करो, आपस में एक टीम में कंपटीशन क्यों कर रहे हो, टीम तो जीतेगी तो पूरी जीतेगी ना, एक आध बंदा थोड़ी जीतेगा। जब जीतेगा वर्ल्ड कप जीतेंगे तो 11 लोगों का नाम आएगा, किसी एक बंदे का नाम नहीं आएगा। तो जब जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे, तो आपस में कंपटीशन मत करो, कंपटीशन को हटा दो, कंपटीशन को हटा दो और क्या लेकर आओ, कोऑपरेशन। कंपटीशन को रिप्लेस कर दो किस चीज के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में। प्रिंसिपल ने खुद ही कह दिया कि भाई कोऑपरेशन हो, इंडिविजुअलिज्म ना हो। तो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद किससे, कोऑपरेशन से। कंपटीशन रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन, आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अप्लाइड ऑन बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है, क्या भाई कमिटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट ही पूरा करेगा, क्या वो वर्कर्स का काम नहीं है। अगर मैनेजमेंट ने कहा कि हम आपको सैलरी जो है वो 1st ऑफ एवरी मंथ देंगे, पहली तारीख को हम दे देंगे, वो काम पूरा कर रहा है। और वर्कर्स ने कहा, ये हमारा मैनेजमेंट ने कही ये वाली बात, और वर्कर्स ने कहा कि भाई हम जो है आपके यहाँ पर रोज 9 बजे आ जाएंगे, तो ये दोनों की कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं करता है तो वो गलत है। तो कमिटमेंट शुड बी फुलफिल बाय बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी। तो बात ये वाली ठीक हो गई। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, वर्क स्टडी में 4 चीजें आती थी। वर्क स्टडी में 4 चीजें कौन सी आई थी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। अब कहीं भी इसके अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप आया, फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं आया, तो स्टेटमेंट यही वाली हमारी गलत हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आगे देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, हाँ होता है। यूनिटी ऑफ कमांड अवॉइड्स डुअल सबऑर्डिनेशन, बिल्कुल ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। फंक्शनल फोरमैनशिप वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है, तो आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ communicating to the immediate superior, an employee directly contacts the director of the company to pass on some important details of the work. Which management principle is being violated? वो कह रहा है, ये है A बॉस, ये है B, ये है C, ये है D। अब ये बॉस, ये इसका सबऑर्डिनेट, ये इसका सबऑर्डिनेट और ये इसका सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्केलर चेन होता है इस प्रिंसिपल का नाम। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो भी ऑर्डर्स हैं वो ऐसे, पहले ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा और सी डी को बताएगा, और फिर कुछ भी बात करनी है तो जो डी है वो अपने इमीडिएट बॉस, इसका डी का इमीडिएट बॉस कौन है, सी, सी का इमीडिएट बॉस बी, बी का इमीडिएट बॉस ए। तो ऐसे करके
अथॉरिटी ऊपर से नीचे जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब इस एक बंदे ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द इमीडिएट सुपीरियर, जो इमीडिएट बॉस था उसको बताने के बजाय सीधा वो डायरेक्टर के पास चला गया, मतलब डी समझ लो, सीधा ए के पास चला गया। अब पहले उसको सी से बात करनी चाहिए थी, फिर बी से, फिर ए से, बट वो सीधा चला गया। अब यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, तो ये जो पूरा हमने एक चार्ट बनाया है ये खुद में एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्केलर चेन, जो कहता है जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक प्रॉपर चेन में फॉलो होनी चाहिए। स्केलर चेन, ये एक चेन ही तो बन गई, जैसे कि ये एक चेन बन गई, तो पूरी इंफॉर्मेशन एक चेन में पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया, तो प्रिंसिपल स्केलर चेन ही तो वायलेट किया गया। जब डी से सीधा आ गया तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्केलर चेन। अब ये यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब नहीं करते क्योंकि अब दोबारा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर हमारा सिंपल हो गया, क्या, स्केलर चेन। अच्छा, स्केलर चेन में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर मुझे एफ से बात करनी है, अगर सी को एफ से बात करनी है तो क्या करेगा सी, पहले सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, तब इसका मैसेज कोई कन्वे होगा। कभी कभी इन दोनों में अगर बहुत इमरजेंसी है तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं सी एफ से। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं इसको, गैंग प्लैंक। ये एक फट्टा सा बन गया इन दोनों के बीच में बात करने का, इसी वजह से इसको बोला गया गैंग प्लैंक। ठीक है जी। और एक बात याद रहे, ये जो गैंग प्लैंक बनता है सेम रैंक में बनता है, कभी भी सी जो है ई से बात नहीं कर सकता, सी जो है जी से बात नहीं कर सकता, सी जो है अपने रैंक के मैनेजर से बात करता है। तो फिलहाल इसमें कौन सा वायलेट हुआ है, इसमें वायलेट हुआ है हमारा स्केलर चेन, डी स्केलर चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये वाला दिया है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ये वाला भी दिया है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये वाला भी दिया है। स्केलर चेन इसका नहीं है। स्केलर चेन किसका है, स्केलर चेन हेनरी फेयोल का है, जो वही हमने अभी जो आपको बताया, पीछे आपने पढ़ा है ना, ये जो आपने पढ़ा है, ये जो सब आपने पढ़ा है, दिस इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन किसने दिया था, स्केलर चेन दिया था हेनरी फेयोल ने। ठीक है, ये दिया है हेनरी फेयोल ने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि भाई कोई भी प्रिंसिपल जो है वो साइंस है, क्योंकि देखो हमने आपको बताया था टेलर कौन थे, टेलर जो थे फादर थे, फादर किसके, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब उन्होंने साइंस को मिक्स किया मैनेजमेंट के साथ में, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि हर एक प्रिंसिपल एक साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं बन गया, पहले उसको देखा गया, परखा गया, जांचा गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जाके वो प्रिंसिपल बना। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल बताया कि देयर शुड बी पीसफुल एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए और पीस जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। कोऑपरेशन मतलब आपस में टीम वर्क में काम करना है, इंडिविजुअलिज्म को धक्का देना है, इंडिविजुअलिज्म को नहीं लेना। तो कंपटीशन इसके अंदर रिप्लेस करना है किससे, कोऑपरेशन से। तो ये तीनों तो दिए हुए हैं टेलर के, और स्केलर चेन दिया है फेयोल का। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी स्केलर चेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो बड़े स्टैटिक हैं, वो बड़े रिजिड हैं। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, चलिए यहां लिख देता हूं, जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा स्टैटिक होते हैं। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे डायनेमिक, और इन्हीं को बोल दिया जाता है फ्लेक्सिबल। ठीक है जी, ये होता है डिफरेंस।
दोनों में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे हैं, अप्लाइड क्रिएटिवली, हाँ जी अप्लाइड क्रिएटिवली, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हमने आपको बताया था कि ये विल के ऊपर है मैनेजर की, सिचुएशन के ऊपर है कि भाई मैनेजर कौन सी सिचुएशन में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल लगाएगा। तो अप्लाइड क्रिएटिवली बिल्कुल ठीक, आंसर ठीक हो जाएगा। अप्लाइड इन स्टैटिक मैनर, स्टैटिक मैनर में नहीं लगते, डायनेमिक में लगते हैं। रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। वेग नहीं होते, क्लियर होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ए, दैट इज अप्लाइड क्रिएटिवली। रिजिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनहांस द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। स्केलर चेन हमने आपको बता दिया कि चेन ऑफ कमांड एक लाइन में फॉलो होनी चाहिए। ये इससे बात करे, ये इससे और इसको बात करनी है तो ये इससे और फिर ये इससे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्केलर चेन। फिर आती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में अभी ये भी बात नहीं कर रहा, ये भी बात नहीं कर रहा, तो दोनों नहीं होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, स्टेबल मतलब हो गया स्थिर, किसी जगह पर जमना, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि वन पर्सन should be given proper fixed time, उसको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए एक जगह पर काम करने के लिए। अब ऐसा अगर होगा कि भाई आज आपने उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगा दिया, कल उसको आपने प्रोडक्शन में लगा दिया, परसों आपने उसको सेल्स में लगा दिया, अब उसे लगेगा कि भाई मेरी कोई फिक्स जॉब ही नहीं है, हो सकता है कि ये लोग कुछ दिन बाद मुझे निकाल भी दे। तो आप एक बंदे को अगर हायर कर रहे हैं तो उससे एक प्रॉपर टाइम के लिए उससे काम कराएं, उसे जिस तरह का काम दिया गया है उससे वही काम कराएं, एक प्रॉपर टाइम दें। भाई आदमी को सिखाएं फिर कराएं तभी तो वो सीखेगा। आप उसके रोज प्लेस चेंज कर दो, रोज पोस्ट चेंज कर दो, तो उससे वो डिसहार्टन होगा और उससे जॉब सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो चली जाएगी। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब हमने आपको बताया ही था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर इज बी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी तो हमने बात की थी, ये हमारी स्केलर चेन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी, ई एफ जी। तो हमने बोला था वैसे प्रोसेस क्या है, अगर सी को एफ से बात करनी हो तो प्रोसेस क्या है, पहले सी बी को बताए, फिर बी ए को बताए, ए ई को बताए और ई जो है फिर एफ को बताए, ये प्रोसेस है पूरा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, सी डायरेक्ट एफ से बात कर लेता है जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक जो है कौन से प्रिंसिपल में आ गया, ये प्रिंसिपल पूरा कौन सा है, ये प्रिंसिपल है पूरा हमारा स्केलर चेन। तो इस गैंग प्लैंक कौन से प्रिंसिपल से रिलेट कर गया, गैंग प्लैंक रिलेट कर गया स्केलर चेन से। और मैंने फिर बोल रहा हूं कि भाई जो गैंग प्लैंक होता है तो सेम रैंक के ऑफिसर्स में होता है, सेम रैंक की पोस्ट में होता है। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा स्केलर चेन, आंसर इज सी, स्केलर चेन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। Which management principle is being highlighted in the given statement? Each group of activities having same objective must have one head, one plan. इसका मतलब ये आपकी फुटबॉल टीम है, ये आपका गोल है, तो सारे लोग जो है इस तरफ गोल मारने की कोशिश करोगे ना, तो दिस इज कॉल्ड वन हेड वन प्लान। आपको एक ही तरफ सबको मूव करना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब ये तीन खिलाड़ी जो है दूसरे गोल की तरफ कर रहे हैं,
वहां पर दूसरी तरफ गोल करने जा रहे हैं तो गोल नहीं हो पाएगा। जिस तरफ आपका गोल है आप उस तरफ ही जाइए, आपका डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। वन हेड वन प्लान, आपको अब एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक ही गोल की तरफ सबको जाना है। दो लोग जा रहे हैं 5 यूनिट्स को अचीव करने, दो लोग जा रहे हैं 2 यूनिट्स को अचीव करने, दो लोग जा रहे हैं 1000 यूनिट्स को अचीव करने, बट प्लान कितना है, केवल और केवल 200 यूनिट्स का। ठीक है, तो वन हेड वन प्लान जो टैगलाइन है, वन हेड वन प्लान, अभी हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में, वन हेड वन प्लान होता है टैगलाइन हमारी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी को एक तरफ मूव करना है, एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ लिया, वन बॉस वाला है, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे भागों में बांटना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। चाय वाला एग्जाम्पल याद करिए, हमने कहा कि आपने कहा था कि चाय बनानी है, मेरे लिए चाय बना दो, चाय बनाने के लिए बोला आपने, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब अथॉरिटी भी तो दो कि थोड़ी वो चीनी पत्ती अपने हिसाब से डाल ले। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द आंसर। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द आंसर। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द हेनरी फ्यूल। अब हेनरी फ्यूल से कंसर्न क्या नहीं है, स्केलर चेन बिल्कुल है, ये अब मैं नहीं बताऊंगा स्केलर चेन कैसी होती है, अब तो खाली एक डायग्राम से ही समझ जाओगे। एस्पिरिट डे कॉर्प्स, एस्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये भी एसोसिएटेड है किससे, हेनरी फ्यूल से। फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं है हेनरी फ्यूल से, ये किसका है, ये एक टेक्निक है टेलर की, किसकी, टेलर की टेक्निक है जो कि दी गई है एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड भी हमारी क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक बॉस से ही आपको ऑर्डर रिसीव करना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा सिंपल सी, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है जी, आंसर आ गया हमारा सी। तो इनमें से कौन सा हेनरी फ्यूल से कंसर्न नहीं है, फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं है, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप एक वो टेक्निक है जो दी गई है एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो डेरिवेशन है इज अ मैटर ऑफ डैश एंड देयर एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ डैश। देखिए भाई दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो डेरिवेशन और दूसरा उसकी एप्लीकेशन। तो जी ये बनते कैसे हैं और अप्लाइड किस वे में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं डिसिप्लिन साइंस आर्ट, डिसिप्लिन साइंस आर्ट, साइंस आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर हम क्या बात करते हैं कि भाई वो प्रिंसिपल डेराइव कैसे होता है। प्रिंसिपल डेराइव कैसे होता है, तो भाई प्रिंसिपल जो होता है बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से आपका डेराइव होता है। तो डेरिवेशन जो है वो है इज द मैटर ऑफ साइंस। डेरिवेशन क्या है, इज द मैटर ऑफ साइंस। और एप्लीकेशन जो है, अब हमने क्या कहा था, ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि वो प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना है। तो दिस इज एन आर्ट। अब ये आर्ट क्यों है, जैसे कि दो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट के अंदर हमने दो हमारे पेंटर हैं, एक जो है वो स्केचिंग करता है, एक जो है वो स्केचिंग करता है और एक जो है वो कैनवस करता है, ऑयल पेंट करता है। तो ये डिफरेंस है, दोनों ने हैं दोनों आर्टिस्ट, बट अपने अपने हिसाब से अपनी आर्ट को, अपनी स्किल को अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया मैटर ऑफ आर्ट। तो डेरिवेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द मैटर ऑफ साइंस एंड देयर एप्लीकेशन इज द मैटर ऑफ आर्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, आंसर हो गया हमारा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टेक्निक ऑफ टेलर कंट्राडिक्ट्स यूनिटी ऑफ कमांड। अब पहले तो ये समझने चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड आपसे कहता है कि भाई एक बॉस है, एक उसका सबऑर्डिनेट है, एक बॉस है और एक आपका सबऑर्डिनेट है।
तो बॉस सबॉर्डिनेट्स जो है, ये जो सबॉर्डिनेट है इसी बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा और इसी बॉस को रिपोर्ट करेगा। अगर उसके डुअल सबॉर्डिनेशन हुआ वहां पर तो क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा केओस, परेशानी आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये किसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है हमारे फेयोल का, FAYOL, ठीक है, हेनरी फेयोल। अब इसने कहा गया कि कौन सी टेलर की टेक्निक जो है वो फेयोल के प्रिंसिपल को कंट्राडिक्ट करती है। तो इनमें से कौन सी होती है वो, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब देखिए फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब पार्ट है वर्क स्टडी के। बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जरा बड़ा है तो उसको थोड़ा हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है। टेक्निक किसकी, टेक्निक ऑफ टेलर, ये टेक्निक है टेलर की। इसमें क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में, फंक्शनल फोरमैनशिप में जैसे कि आपसे कहा गया यूनिटी ऑफ कमांड में कि आपको ऑर्डर जो है एक ही बॉस से रिसीव करना है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है कि ये आपका फैक्ट्री मैनेजर है, ये क्या है, फैक्ट्री मैनेजर। और फैक्ट्री मैनेजर जो है अपने नीचे दो हेड बनाता है। क्या बनाता है, दो हेड बनाता है, यानी कि दो डिपार्टमेंट। एक दो होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट कौन सा, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, ये प्लान करता है, दे प्लान, ये किसी भी चीज को प्लान करते हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, दे वर्क ऑन प्लान, ये उस प्लान पे वर्क करते हैं। और फिर क्या होता है, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले अपने नीचे 4 फोरमैन रखते हैं और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वाले अपने नीचे 4 फोरमैन रखते हैं। और यहां पर आता है वर्कर, ठीक है जी। पहले फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 डिपार्टमेंट और दोनों डिपार्टमेंट में 4-4, यहां पर 4 लोग और यहां पर 4 लोग, टोटल कितने हो गए, 8। तो अब ये जो वर्कर है ये इन चारों से और इन चारों से कनेक्टेड है। इसका मतलब इस वर्कर के टोटल कितने बॉस हो गए, इस वर्कर के टोटल 8 बॉस हो गए, टोटल 8 बॉस हो गए इस वर्कर के। अब ये ऑर्डर जो है, अब यहां पर आप देखिए फेयोल ने क्या कहा, एक ही बंदे से ऑर्डर रिसीव करना है और उसी को रिपोर्ट करना है। बट टेलर की टेक्निक क्या कहती है, आपको 2 डिपार्टमेंट बनाने हैं, प्लानिंग और ऑपरेशनल, और उसके अंदर 4-4 बॉस रखने हैं और चारों बॉस किससे कंसर्न है, एक ही वर्कर से। अब यहाँ पर कितना कंफ्यूजन है, 8 बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है और 8 बॉस में से किसी को नहीं पता कि रिपोर्ट कहाँ करनी है। वो पूछेगा कि तुमने मेरा काम नहीं किया, वो कहेगा कि मैं दूसरे का काम कर रहा था, दूसरा कहेगा तो मैं तीसरे का काम कर रहा था। तो यहां पर इसको बोला जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में याद रखना ये कंट्राडिक्ट करती है किसको, यूनिटी ऑफ कमांड को, और ये एक्सटेंशन है। दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फेयोल ने कहा कि काम को बांटो, बट उसने क्या किया, इतना ज्यादा बांट दिया कि 8-8 बॉस एक आदमी के बनने लगे। तो यहां पर कंट्राडिक्ट कौन से को किया, तो कंट्राडिक्ट किया फंक्शनल फोरमैनशिप को। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप, दैट इज बी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज, फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिक एम क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिक एम देखिए, यहां पर काम को बांट दिया, काम को उसने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। यहां पर टाइम बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्ट्रक्टर, इंस्पेक्टर, हर काम को, हर बड़े काम को छोटे 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 कामों में उसने बांट दिया। तभी तो यहां पर उसके 8 बॉस हो गए। कितने बॉस हो गए, एक बार करके 8 बॉस हो जाते हैं। ठीक है जी। नॉट टू डिवाइड द वर्क, तो ये वाली बात तो उसने कही नहीं है। डिवाइड तो इतना कर दिया कि एक एक आदमी 8-8 बॉस के कांटेक्ट में है। टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ, टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टू सेपरेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, अब ये वाली बात देख लेते हैं
ये प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्लानिंग फंक्शन करेंगे, ये प्लान करेंगे, और ये ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वाले उस प्लान पे काम करेंगे। तो ये एग्जीक्यूशन फंक्शन को दर्शाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो पहला दूसरा नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं, आंसर हो गया हमारा सी। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या किया आपने? प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, मतलब दे प्लान एंड दे वर्क ऑन द प्लान, के काम क्या होगा, काम क्या होगा, और ये करेंगे काम कैसे होगा, उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर हमारा हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है डिवाइडिंग दी होल वर्क इनटू सब वर्क। क्या करना है? सब वर्क में बड़े काम को छोटे भागों में बांट दो। इस बड़े काम को हमने क्या किया? इस बड़े काम को छोटे छोटे भागों में हमने, छोटे छोटे कामों में हमने बांट दिया। अब इससे क्या होगा भाई? अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आप जाते हैं अपना एक सूट सिलवाने। तो सूट सिलवाने जब आप जाते हैं तो एक बंदा जो होता है सिर्फ आपको कपड़ा दिखाता है, फिर एक बंदा आपका मेजरमेंट यानी कि नाप लेता है, फिर एक बंदा उसके बाद आपकी जो है स्टिच करता है। अब स्टिच भी सारा चीज़ें एक ही आदमी स्टिच नहीं करेगा, कोई आपका कोट बनाएगा, कोई आपकी पैंट बनाएगा, कोई शर्ट बनाएगा, कोई वेस्ट कोट बनाएगा, ठीक है, और फिर एक बंदा आपको डिलीवर करवा देगा उसको। तो हर काम को हमने एक काम में बांट दिया। अब काम तो सिर्फ इतना था कि भाई हमें सूट सिलवाना है। अब इस सूट के कितने काम है? क्लॉथ, मेजरमेंट, स्टिच वगैरह ये सब। अब इससे क्या होता है? जब आपने एक काम को एक ही आदमी के हवाले कर दिया कि भाई एक बंदा सिर्फ और सिर्फ कोट सिएगा, तो पूरा दिन जब वो कोट में ही लगा रहेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। अब जब बंदा स्पेशलाइज हो गया किसी काम में, तो इसका मतलब जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो कम खर्च होंगी, रिसोर्सेज कम खर्च होंगी तो कॉस्ट भी कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिंपल। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आता है? इंक्रीज एफिशिएंसी, बिल्कुल। सेव टाइम, हाँ। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, हाँ। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी अबव फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब ये क्या कहानी आ गई? नहीं, ये कह रहा है कि जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ऊपर रहना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिकेटेड हियर? वो कौन सा प्रिंसिपल है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर एक हाथ में, ऑल पावर्स इन वन हैंड। ये होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली। सारी पावर्स हमने क्या किया? उसके रैंक के अकॉर्डिंग हमने उसको पावर दे दी। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में ये बात होती है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट। और ऑर्डर का मतलब हमने आपको बताया था, हर आदमी और मटेरियल की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। तो अब बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की। अब इसको थोड़ा पढ़ेंगे हम डिटेल में। चलेंगे, ये क्या कहता है? प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये एक प्रिंसिपल है। तो बहुत लंबा प्रिंसिपल है, पहले इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, ये चीज लेस इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब आपका कोई एक पर्सनल
इंटरेस्ट, मेरा और आपका अपना इंटरेस्ट। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी। चलिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको लेस इंपॉर्टेंस देनी है किसको, अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को, और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस का एक गोल है कि भाई हमें सेल्स मैक्सिमाइज करनी है पूरे साल में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल इंटरेस्ट। और आपका जो एक पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या कहता है, पर्सनल इंटरेस्ट कहता है कि भाई मुझे सैलरी जो है, मुझे सैलरी मैक्सिमम चाहिए, यानी कि मेरा बस एक ही एम होगा कि मैं अपनी सैलरी बढ़ाऊं। तो यहां पर जनरल इंटरेस्ट क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, और पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, सैलरी मैक्सिमाइजेशन। तो इन दोनों में से आपको तवज्जो ज्यादा किसको देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको जनरल इंटरेस्ट को देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है। अपना इंटरेस्ट बाद में आएगा। देखिए, आपने मैनेजमेंट के भी 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर अपना ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में, सबसे पहले जहां आप काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी अबव फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरेस्ट विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिकेटेड हियर। तो वो कौन सा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आंसर हमारा हो जाएगा डी, आंसर इज डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हेनरी फ्योल वॉज एन, हेनरी फ्योल कौन थे। देखिए भाई, हेनरी फ्योल जो थे वो थे माइनिंग इंजीनियर। सिंपल है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। ये आपने जब कंसेप्ट पढ़ा होगा उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था कि वो कौन थे, माइनिंग इंजीनियर। अकाउंटेंट नहीं थे, सोशल साइंटिस्ट नहीं थे, प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं थे, वो थे माइनिंग इंजीनियर। आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल बी, माइनिंग इंजीनियर। हाँ जी, फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इनमें से कौन से प्रिंसिपल का एक्सटेंशन फंक्शनल फोरमैनशिप है। डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन कहता है कि हमें कमिटमेंट्स को पूरा करना है, हमें प्रोमिसेस को पूरा करना है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, डिवाइडिंग द होल वर्क, डिवाइडिंग द होल वर्क into smaller tasks। और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हमने आपको बता दिया। ज्यादा इंटरेस्ट, सॉरी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है, जनरल इंटरेस्ट को देनी है। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप किसका एक्सटेंशन है, हमने किसको और एक्सटेंड कर दिया। क्या हमने डिसिप्लिन को एक्सटेंड किया, नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सटेंड किया, हाँ। सबऑर्डिनेशन ऑफ, नहीं। एस्पिरिट डे कॉर्प्स को नहीं। अभी डिवीजन ऑफ वर्क आंसर होगा क्यों, चलिए फिर वही वाली कहानी पे आते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाली पे। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या कहता है कि भाई काम को हमने छोटे छोटे भागों में बांटना है। ये तो डिवीजन ऑफ वर्क ने कहा था डिवाइडिंग द होल वर्क इनटू द सब वर्क, बट यहां पर फंक्शनल फॉर्मेनशिप ने क्या किया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप ने किया कि पूरे काम को और इतने छोटे छोटे भागों में बांट दिया कि एक वर्कर के हिस्से में 8 बॉस आ गए। तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया था, ये किसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और ये किसका उल्लंघन है, यह है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का। डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन और उल्लंघन किसका है, ये उल्लंघन है किसका, यूनिटी ऑफ कमांड का। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश प्रिंसिपल एंश्योर्स ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि हमें स्मूथ और ऑर्डरली फ्लो करना है इंफॉर्मेशन का। देखिए भाई, इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक चेन पढ़ी है
जिसका नाम है स्केलर चेन, और उसके प्रिंसिपल का भी यही नाम है, स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कोई भी बात कहनी हो नीचे तक तो आप अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को बताएंगे, और इमीडिएट को सबऑर्डिनेट को कोई बात कहनी हो तो वो इमीडिएट सुपीरियर को बताएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, बात यही है। डैश प्रिंसिपल एंश्योर ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। अब तक तो यहां तक मैं हर प्रिंसिपल ही शायद डिस्कस कर चुका हूं। तो वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, स्केलर चेन आपका आंसर हो जाएगा, डिसिप्लिन भी आंसर नहीं होगा। ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो अब डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आंसर इसका सी है, हाँ। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। देखिए भाई, जो ये आपके टेलर साहब थे, इन्होंने कुछ टेक्निक्स दी, प्रिंसिपल्स भी दिए और साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी, और उन्होंने कहा कि काम को ऐसे 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 किया जाए। तो इन्होंने कहा देयर शुड बी वन बेस्ट वे, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, जिसको हमने बोला मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, तो ये आया हमारा मेथड स्टडी। वन बेस्ट वे मतलब वन बेस्ट मेथड, किसी भी काम को करने का एक मेथड, ठीक है जी। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइड इन द सेंटेंस, तो वो है हमारा मेथड स्टडी। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर तो होगा डी, बट ये क्या कहते हैं? टाइम स्टडी कहता है किसी भी काम को करने का एक जैसे मेथड होता है वैसे ही एक आइडियल टाइम भी होता है। इस पेन को 15 मिनट में बनाना है तो इसका ये आइडियल टाइम है कि ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। फटीग स्टडी कहता है कि आपको रेस्ट देना है, क्योंकि अगर बंदे को रेस्ट नहीं दोगे, प्रॉपर रेस्ट इंटरवल नहीं दोगे, तो वो थक जाएगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा। मोशन स्टडी कहता है हमें जो है रिमूव करने हैं, रिमूव क्या करना है? अननेसेसरी मोशंस को हमें अपने काम में से रिमूव करना है। इससे क्या होगा? आपके टाइम भी बचेगा, आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो आंसर तो हमारा ये है मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धनुष, अ मैनेजर ऑफ करंट लिमिटेड इज वेरी पार्शियल, मतलब वो जो है क्या करता है? वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। बहुत गलत बात डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन, वो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है इन डीलिंग विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल वो एक स्टेट का है, किसी भी एक स्टेट का है, पर्टिकुलर मान लो वो यूपी का है, तो वो यूपी वालों को तो बहुत फेवर करता है, बट उसके अलग अलग स्टेट से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया उसने? तो प्रिंसिपल उसने वायलेट किया है इक्विटी का। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहता है? किसी भी से भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी तरह का किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कौन सा वायलेट किया है उसने? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एस्पिरेट द कॉर्प्स वाला हमारा कौन सा है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑर्डर मतलब प्रॉमिस को आपने पूरा करना है, सॉरी डिसिप्लिन का मतलब आपने प्रोमिसेस पूरे करने हैं, और ऑर्डर का मतलब होता है मैन और मटेरियल की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए इन दोनों ही की, और दोनों अपनी अपनी जगह पर मिलने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होगा। अब मैं ये रिमोट रख जाऊं कहीं और कल आके ढूंढूं इसको कहीं और, तो इसकी एक प्रॉपर प्लेस होगी, तो मैं इसको रख दूंगा, फिर वहीं अगले दिन ढूंढूंगा, मेरा टाइम बचेगा। आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा इक्विटी। आंसर इज सी, इक्विटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which technique of scientific management is an extension of principle of division of work? मतलब कौन सी टेक्निक
जो कि टेलर ने दी है वो एक्सटेंशन है किसका, डिवीजन ऑफ वर्क का। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी है वो टेक्निक, और वो रही आपकी ये। और देखिए हमने लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा बी। स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या कहता है कि अपना जो काम है वो एक स्टैंडर्ड में फॉलो होना चाहिए। मशीन, मटेरियल, मैन, सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। टाइम स्टडी कहता है हर चीज़ एक आइडियल टाइम में पूरी होनी चाहिए। मेथड स्टडी कहता है काम को करने का केवल और केवल एक बेस्ट वे होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम at influencing behavior of human beings, which feature of principal management is being highlighted in the given। अब ये कह रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर निर्धारित हैं, वो निर्धारित हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर। तो ज़्यादातर जो प्रिंसिपल हैं, हम मैनेजमेंट में किसके ऊपर काम करते हैं, लोगों के ऊपर, लैब्स में केमिकल्स के ऊपर तो काम नहीं करते, लोगों के ऊपर काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा मेनली बिहेवियरल, क्योंकि बिहेवियर से रिलेटेड बात है। फ्लेक्सिबल यहाँ पर बात नहीं आएगी, कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं आएगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगा। आंसर सिंपल हो गया, मेनली बिहेवियरल। चलें जी आंसर लास्ट, स्केलर चेन रेफर्स टू, ये रही हमारी स्केलर चेन, ये रहा ए बी सी डी ई। इनको कोई बात कहनी है तो बी से कहेंगे, बी ने कहनी है तो सी से कहेंगे। ये यहाँ और फिर वापस अगर ये लोग इससे बोल देंगे, ये इससे बोल देंगे। तो स्केलर चेन रेफर्स टू चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल ठीक, रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोवेस्ट रैंक। फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर से लोअर की तरफ जा रही है। तो ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक, ये वाली बात भी ठीक। तो आंसर हो गया हमारा क्या, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, चलिए आंसर क्या है इसका, आंसर है सी। तो अब यहाँ तक हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो है हमारे असर्शन रीजन एमसीक्यूज।